नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका टारगेट अपने दिमाग में लेकर के और एकदम बिल्कुल कंठस्थ और बढ़िया अपने एकाग्रता के साथ अपनी क्लास लेनी है। मैं भी अपनी तरफ से 100% दूंगा। हाँ, ये जरूरी है कि आप जिस तरीके का कंटेंट चाहते हो मैं वो दूंगा, लेकिन आपको इसके साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। आपके लिए आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जनरल नॉलेज का जो बेसिक जो आधार होता है, चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे वर्ल्ड जीके हो, उसके अंदर सबसे जो बड़ा याद करने का, चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल हो या पॉलिटिकल हो, उसमें जो याद तभी रहेगा जब आपके मैप याद होगा। दोस्तों, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का, इसी प्रकार से राजस्थान का मैप, वर्ल्ड का मैप, ये आपके बिल्कुल एकदम तैयार और कंठस्थ होने चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार आप देख रहे हो ये जो मैप है, इसके अंदर है, ये भारत का मैप है। इसके अंदर आपको क्या याद होना चाहिए, यानी इसके अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नक्शा आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। यानी जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अब अपन नाम लें तमिलनाडु, तो दिमाग यहां आना चाहिए। जैसे अपन बात करें जम्मू कश्मीर, तो यहां मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस प्रकार से अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में क्या है, एक प्रकार से इमेज होनी चाहिए। आपको नक्शा बिल्कुल 100% याद होना चाहिए और तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा और हमें पढ़ाने का हक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं आज भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो भारत की स्थिति क्या है और भारत का विस्तार क्या है। स्थिति का मतलब होता है भारत है वो विश्व में किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत की स्थिति का अपन पता करेंगे। तो भारत की जो ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये विश्व में किस अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, और यहां पर जो ये देख रहा है आपको एरिया, ये कौन सी देशांतर के बीच में स्थित है, और यही अपनी भारत की क्या है, स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। विश्व में भारत की स्थिति कहां पर स्थित है, ठीक है, या कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे हमारे भारत की अपन बात करें, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस प्रकार जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक, उनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ये जो बीच में जो होती है उसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, या इसको क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब ये जो भूमध्य रेखा होती है, ये अपने पृथ्वी के 2 भाग कर देती है, यानी 2 भागों में इसको विभाजित कर देती है। इससे ऊपर का जो यहां पर ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, और यहां पर ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। तो यानी 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक का जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध। यानी इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध।
और इस 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक किसको बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यानी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसका क्या काम है? ये पृथ्वी के बीच से गुजरती है, ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है और ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर का जो भाग है उसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे का जो भाग है उसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब अपन बात करते हैं कि यहां पर देशांतर रेखा होंगी। नॉर्मल जो आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से जानना है तो मेरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, वो आप पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो यहां पर ये इस प्रकार से आड़ी जो रेखाएं हो गई वो अक्षांश हो गई और यहां पर ये जो रेखा है इसको बोला जाता है देशांतर। यानी जो खड़ी जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या होती हैं? देशांतर होती हैं। तो ये जो है ये मुख्य रूप से मध्य वाली, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। इसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर, या इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा क्या करती है? ये 0 डिग्री है, इससे इस साइड में क्या है? 180 डिग्री देशांतर है और इसके इस साइड में 180 डिग्री देशांतर। जैसे पृथ्वी क्या है? गोल है, अपन इसको मानते हैं। जैसे ये यहां से शुरू करते हैं, यहां से इस साइड तक 180 डिग्री हो गया, फिर यहां से इस साइड तक 180 डिग्री हो गया, तो टोटल 180 और 160, 180 कितने हो गए? 360। यानी कुल देशांतर कितने होते हैं? 360। और कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो 90 ऊपर होते हैं और 90 नीचे और एक ये 0 डिग्री वाला, तो टोटल 181 अक्षांश होते हैं, ठीक है। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके इस साइड वाला जो भाग होता है आधा पृथ्वी का इस प्रकार, तो ये यहां से इस साइड वाला जो एरिया है इस प्रकार, ये है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और यहां से इस साइड वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के में टोटल कितने गोलार्ध हैं? 4 गोलार्ध हैं। तो कुल गोलार्ध 4 कैसे हो गए? जैसे अक्षांश से अपन देखें तो उत्तर में हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अपन बात करें 0 डिग्री देशांतर से, तो 0 डिग्री देशांतर से इस साइड वाला जो पार्ट है पृथ्वी का वो कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया और इस साइड वाला पार्ट है वो कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार टोटल कितने गोलार्ध हैं? 4 गोलार्ध हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा, जैसे ये है, अपन इसको देखें इस प्रकार से हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो यानी ये जो आपको दिखाई दे रही है ये जो रेखा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो रेखा है ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? 0 डिग्री। तो इसके इस साइड में ये कौन सा हो गया? ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और इसके इस साइड में अपन बात करें तो ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। यानी यहां से पृथ्वी के इस साइड में यहां तक आएंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है, यहां से इस साइड तक ये पश्चिमी गोलार्ध है, तो 2 गोलार्ध हो गए। अब ये कौन सी है? ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी इसको क्या बोला जाता है? ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा है, इससे नीचे का जो ऊपर का जो है उसको मैंने आपको बताया था ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और नीचे का क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी में टोटल कितने गोलार्ध हैं? 4 गोलार्ध हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्यों सबसे पहले अपन को ये देखना है कि अपना भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, ठीक है।
तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पर ये 0 डिग्री क्या हो गया, देशांतर हो गया, और ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो हमारे भारत की स्थिति कहां पर है, यहां पर है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो यानी ये कौन सी दिशा हो गई, अपन अक्षांश से बात करें तो उत्तर हो गई, और यह देशांतर से बात करें तो पूर्वी। तो इसलिए ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन मिलेगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को क्या याद रखना है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भारत की वास्तविक जो स्थिति है अक्षांश और देशांतरी है वो कैसी है और कहां पर है। ठीक है, तो उसकी अपन बात करें। अब अपन बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति पहले अपन, मैंने आपको बता दिया कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहला क्वेश्चन यही हो गया कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में अपन देखें तो यहां पर ये जो दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदु, यहां पर अपना जो दक्षिणतम बिंदु है, यहां से कौन सी अक्षांश गुजरती है, और यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये अंडमान निकोबार है, यहां से कौन सी अक्षांश गुजरती है, वो हमारे यहाँ से भारत की क्या है शुरुआत होती है, प्रारंभिक बिंदु है, दक्षिण से अपन उत्तर की ओर आते हैं लोग। तो यहां पर ये जो अक्षांश है इसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि यहां से जो भूमध्य रेखा है अपन ये मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा कहां है, इससे नीचे यहां पर पड़ती है भूमध्य रेखा, ये मान लेते हैं। तो भारत क्या है, भूमध्य रेखा से क्या है उत्तर में स्थित है, मैंने बताया था आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। और ये कौन सी जगह है जहां से ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह है कन्याकुमारी। ठीक है, और यहां पर ये तो भारत की मुख्य भूमि बोला जाता है, यानी समुद्र द्वीपीय जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके बाकी जो स्थलीय भाग है उसको भारत की मुख्य भूमि बोला जाता है। अगर आपको पूछे भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अगर आपको सीधा पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार वैसे अंडमान निकोबार में, निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर 6 डिग्री 4-5 यानी 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर ये जो है शुरू होता है हमारा भारत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और कहां तक है, यानी ये जो बिंदु है जम्मू कश्मीर, अब वर्तमान में अपन बोल सकते हैं लद्दाख में। ठीक है,
क्योंकि जम्मू कश्मीर है पहले राज्य था, उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। तो ये जो बिंदु है वर्तमान में कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो इसको ये जो अक्षांश है इनका नाम क्या है, 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमारी भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या हो गई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत क्या है, स्थित है। ठीक है, ये हमारी अक्षांशीय स्थिति हो गई। और ये जो बिंदु है ये कहां पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, लद्दाख। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो आपको पूछ ले अक्षांशीय अंतर, यानी अक्षांशीय अंतर कितना है भारत का। तो अक्षांशीय अंतर क्या हो गया, अपन टोटल जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है उसमें से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यानी 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 37 डिग्री 6 मिनट में से कितना घटाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट, बराबर कितना रह गया, 29 डिग्री। यानी 37 में से 8 घटाएंगे 29 आ गया, 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो गया, 2 आ गया। तो 2 मिनट ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय अंतर हो गया। तो भारत का अक्षांशीय अंतर आपको पूछे तो आपको तभी याद रहेगा जब आपको अक्षांशीय विस्तार याद होगा। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत है। अब अपन को अंतर पूछेगा तो यानी 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट अपन घटा देंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट का अपना क्या है, अक्षांशीय अंतर है। यानी इतने 29 अक्षांशों के बीच में भारत क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, तो यह भारत का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब अपन बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के अंदर एक, चलो अपन कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के बीच से गुजरती है, इसकी अलग से चर्चा करेंगे अपन। तो इसके बाद में अपन देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ये भारत का अपन देशांतरीय विस्तार की अपन बात करें तो यहां पर तो ये बिंदु है गुजरात में पड़ता है, इसका अलग से अपने पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु अलग से पढ़ेंगे। यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है, तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सी है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, उसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये गुजरात में यहाँ से लेकर ये जो बिंदु है यहाँ से कौन सी देशांतर गुजरती है, तो यहाँ से है 97 डिग्री 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यानी भारत का अपन देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है, अपन को ऑप्शन में जो देता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है, ऑप्शन में देता है जैसे 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा अपने को 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। फिर अगला ऑप्शन मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यही ऑप्शन सही होगा। आपको कहीं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पश्चिमी तो गोलार्ध में भारत है ही नहीं। भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी में। इसलिए टोटल जो देशांतर होंगी वो कौन सी होंगी? पूर्वी देशांतर होंगी, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो है पूर्वी याद रखना है, पश्चिम से अपना का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में, भारत कौन से गोलार्ध में है, सॉरी, तो भारत है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार हो गया तो देशांतरीय अंतर की बात करते हैं अपने। देशांतरीय अंतर, तो भारत का देशांतरीय अंतर कितना है? तो यही है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे। 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? यानी 29 डिग्री और 18 मिनट। यह क्या हो गया? हमारा देशांतरीय अंतर हो गया। ये एक एक चीज अपन लिखेंगे, पहले मैं आपको ये चीज थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, इससे अगले वाले टॉपिक पे अपन जाएं। तो यानी भारत का उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु, भारत का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु। अब यहां पर अपन बात करते हैं भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है और भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। तो यहां पर जो ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का उत्तरतम बिंदु है। इसका नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है, तो इंदिरा कोल है, ठीक है। तो ये कहां पड़ता है? तो अगर यहां पर आपको पूछ ले इंदिरा कोल है कहां पर, तो ये कहां है? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख, ठीक है। पहले कहां था? जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान में यहां जो एरिया है ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। उसके बाद में अपन बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु की अपन बात करें, ये हो गया उत्तरी बिंदु, ठीक है। यानी भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? यानी उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कोल, लद्दाख के अंदर। और यहां पर अपन बात करें दक्षिणी बिंदु की, तो यानी दक्षिणतम जो स्थान है वो कौन सा है? तो ये जो स्थान है इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी तो मैं थोड़ा अपन देसी भाषा में बात करें तो कुमारी कन्या तो सारा जाने, ठीक है। तो लगभग थे जानो ही हो कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कोई नए गेड़ हो तो वो की आगे काम पड़ जाए वो थोड़ा टाइम बाद के वहां, ठीक है। तो कन्याकुमारी थे एक बार जाके भी देखिए, ये और बिया तो थारी देखी है ही। तो कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है। इंगो जो दूसरो नाम है वो की है, दूसरो नाम है इंगो केप कैमरीन। यानी आपको दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो जरूरी नहीं है कि आपको कन्याकुमारी लिखा ही मिले, तो वहां पर अगर आपको केप कैमरीन मिले तो भी वही है दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम है केप कैमरीन। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, भारत की मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। इसका दूसरा नाम क्या है? केप कैमरीन, ठीक है।
अब अपन बात करें संपूर्ण भारत का, अपन को दक्षिणतम बिंदु पूछे या भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे, संपूर्ण की कोई जरूरी नहीं है, तो यहां पर है, ये है निकोबार, यानी ये कौन सा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें निकोबार जो है नीचे वाला है उसको निकोबार बोला जाता है, नीचा यानी निकोबार। तो निकोबार में अपना जो पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, यानी जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। तो इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। तो आपको यह भूलना नहीं है कि आपको इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल और दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। याद कैसे रखोगे, कोल कहां से होती है, यहां से होती है, ये एक शरीर का कौन सा हिस्सा है, ऊपर वाला। और पॉइंट कहां होता है, पॉइंट तो आपको पता ही होगा, पॉइंट क्या है, नीचे होता है, इसलिए नीचे का जो भाग है वो इंदिरा पॉइंट है, ऊपर का जो भाग है वो कौन सा है, इंदिरा कोल है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो ये भारत का दक्षिणतम उत्तरतम बिंदु हो गया। अब अपन बात करते हैं भारत के पश्चिमी और पूर्वतम बिंदु की। तो पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो भारत का पश्चिमतम बिंदु यहां पर स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, एक मिनट में आपको यह भी बता देता हूं, यानी ये जो इंदिरा पॉइंट है इसका एक नाम और भी है, वो मैं आपको बता देता हूं, याद रखना पड़ेगा आपको। इंदिरा पॉइंट को दूसरा नाम पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन्स पॉइंट, क्या इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, तो यानी इसको इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी कह सकते हैं और पिगमिलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। इनमें से कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है। यानी पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, आपको इंदिरा पॉइंट नहीं दे करके पिगमिलियन पॉइंट दे दे, जैसे कन्याकुमारी दे दे, केप के मिरिन दे दे, या फिर एक सरक्रीक दे दे, तो इसमें आपको क्या चुनना है, देखना पड़ेगा कि तीनों में से कोई सा भी नाम हो सेम है, इंदिरा पॉइंट बोल दो, चाहे पार्सन्स पॉइंट बोल दो या पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत का पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, तो यानी भारत का पश्चिमतम जो स्थान है वो कौन सा है, तो इसका नाम है गोहर माता। कहां पड़ता है ये, सरकरी के, और ये सरकरी कहां है, यानी यहां, ये कौन सा स्टेट है, ये गुजरात है। यानी गुजरात राज्य के अंदर सरकरी जो जिला है उसके अंदर एक पॉइंट है, उसका नाम है गोहर माता। तो गोहर माता है वो भारत का क्या है, पश्चिमतम बिंदु है। और यहां पर अपन बात करें पूर्वी बिंदु की, तो ये पूर्वी बिंदु कहां पर है, तो यानी पूर्वतम बिंदु, पूर्वोत्तम अगर बिंदु की बात करें तो यहां पर ये कौन सा स्टेट पड़ता है, इस प्रकार, ये कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। तो यानी अरुणाचल प्रदेश में ये जो स्थान है इसका नाम क्या है, इसका नाम है वालांगू। वालांगू जो स्थान है इस, ये भारत का पूर्वतम बिंदु है। और ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो ये केवेतु जो जिला है उसके अंदर पड़ता है। तो यानी भारत का पूर्वतम बिंदु आपको पूछे तो कौन सा है, पूर्वतम बिंदु का नाम क्या है, वालांगू। और भारत का पश्चिमतम बिंदु है, इसका नाम क्या है, गोहर माता। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। और अगर दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी है। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और उत्तरतम बिंदु आपको पता ही होगा, इंदिरा
पोल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो मुख्य स्थान है इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये आपको याद रखना होगा। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि भारत का जो विस्तार अपन बात करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार अपन ने देखा था, उसके बाद में अपन ने देखा देशांतरीय विस्तार। अब अपन बात करते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी होगा। अगर सीधा पूछे आपको कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पश्चिमतम बिंदु पूछे तो कौन सा है, गोहर माता। अगर आपको पूर्वतम बिंदु पूछे तो कौन सा है, वालांगू। वालांगू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहाँ है, गुजरात के अंदर। और यहाँ पर जो ये स्टेट है, ये जो कन्याकुमारी है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, और ये लद्दाख के अंदर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, उत्तरतम और दक्षिणतम। इसमें अपन एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, इसके बीच की दूरी पूछी जाती है कि भारत की लंबाई कितनी है या भारत की चौड़ाई कितनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, या दोनों का अंतर भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंदिरा कोल से और कन्याकुमारी तक भारत की दूरी कितनी है। तो इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक भारत की दूरी, इसको बोला जाता है भारत की लंबाई। तो भारत की लंबाई है वो कितनी है, 3214 यानी 3214 किलोमीटर। ये भारत की क्या है, लंबाई है। अब अपन बात करें भारत की चौड़ाई की। तो भारत की चौड़ाई यानी सर्कल, यानी ये जो बिंदु है यहां से और यहां तक, यानी सर्कल के जो गोहर माता है यहां से वालांगू तक की जो चौड़ाई है भारत की, ये जो चौड़ाई बोली जाती है, और ये क्या है, लंबाई है। तो चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किमी, यानी 2933 किलोमीटर भारत की क्या है, चौड़ाई है। और 3214 किलोमीटर भारत की क्या है, लंबाई है। तो यहां पर अपन बात करते हैं, ये क्या होगी, चौड़ाई होगी, और ये क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यानी भारत की इस दिशा से नीचे की ओर ये तो लंबाई है। तो भारत की कुल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 याद रख लेना। और यहां पर अपन बात करें सर्करिक से लगाकर वालांगू तक, ये होगी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होगी, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर दोनों का अंतर पूछे कि यानी भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो यानी 3214 में से अगर आपको अंतर पूछ ले, अगर आपको अंतर पूछे भी अंतर कितना है, तो आप क्या करेंगे, 3214 में से क्या कर देंगे, 2933 कम कर देंगे। तो कितनी रह जाएगी, तो यानी 2933, 3 1 और 11 8 और 2, यानी 11 में से 2 आयन, 281 किलोमीटर क्या है, भारत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 281 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर भी पूछ सकता है, अक्षांश देशांतरीय विस्तार भी पूछ सकता है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, और भारत की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर आपको क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं नए पेज से, यानी अपन ने देखा कि भारत की स्थिति कौन सी है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति की अपन बात करें तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार अपन ने देखा। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब अपन बात करते हैं भारत के अंदर जो कर्क रेखा है उसकी।
तो कर्क रेखा की लंबाई कितनी है और भारत में कर्क रेखा है वो कौन से राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कर्क रेखा की। और दूसरी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा और एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको अपन बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, तो यानी यहां से अपन बात करें कर्क रेखा, तो लगभग मैं आपको पहले यानी यहां से जो कर्क रेखा गुजरती है उसको अपन पहले निकाल देते हैं। ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा एक मुख्य अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं इसको, यानी 23 से ही 1/2 उत्तरी अक्षांश, इसी का नाम क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये अपन जानेंगे। तो यानी कर्क रेखा है भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। ये कौन सा राज्य है, गुजरात। ये कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य। उसके बाद में ये कौन सा हो गया, गुजरात। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा है, राजस्थान। आप लो राजस्थान ने तो थे जानो अच्छी तरिया, क्योंकि आपने तो जी जान है जी कौन सी है, राजस्थान ही है। ठीक है, तो यानी राजस्थान की आप बात करा तो यो आपनों की है राजस्थान। इंगे बाद में तीसरे राज्य की बात करा तो कौन सो है, मध्य प्रदेश। इस स्टेट को क्या नाम है, मध्य प्रदेश। तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश, और इसका नाम क्या था, राजस्थान। आपनो राजस्थान। ठीक है, तो यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद अपन बात करें तो ये जो राज्य है मध्य प्रदेश जो अलग हुआ था, इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है, इससे भी क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला राज्य कौन सा है, ये जो राज्य है इसका नाम क्या है, झारखंड। जो किससे अलग हुआ था, बिहार से। ये राज्य कौन सा है, झारखंड। तो यानी अगला राज्य कौन सा हो गया, झारखंड। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें झारखंड के बाद में, तो ये राज्य कौन सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बाद में अगले राज्य की अपन बात करें तो ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है त्रिपुरा। इसका नाम क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद में जो अगला राज्य है ये जो राज्य है इसका नाम क्या है, मिजोरम। ये जो राज्य है इसका नाम है मिजोरम। तो टोटल भारत के कितने राज्यों से गुजरती है इसकी अपन बात करें तो 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर राजस्थान,
मध्य प्रदेश 3 नंबर, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 नंबर झारखंड और 6 नंबर आ गया पश्चिम बंगाल, 7 नंबर त्रिपुरा और 8 नंबर मिजोरम। यानी भारत के कर्क रेखा है वो कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो ये टोटल कितने राज्यों से हो गई? 8 राज्यों से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनका नाम भी आपको पूछा जाता है। जैसे इसका एक सूत्र भी है, तो इसमें हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इसका एक सूत्र है जो आपको याद रखना चाहो, तो बाकी सूत्र पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। राम जहां के से पंगु मित्र। ठीक है, तो यहां पर आपको रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान, रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, जा से झारखंड, के को छोड़ दो आप। उसके बाद में 6 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात और मी से मिजोरम और तरह से त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको सूत्र भी याद रख सकते हो, राम जहां के छह पंगु मित्र। लेकिन उससे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको मैप याद करना पड़ेगा। अगर आप मैप याद नहीं करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब सारा सिस्टम होता है जीके का, वो मैप पर डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब मैंने जो आपको जितना ये नक्शे पे समझाया उसको मैं आपको नोट करवा देता हूं, ताकि आपके मतलब क्या है, नोट्स बनाने में सुविधा हो जाए। ठीक है, तो अब अपन नोट करेंगे। सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। पहला बिंदु, भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है? इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 2 नंबर, भारत का क्षेत्रफल, ये मैं आपको सीधा बता देता हूं। भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा 32,87,264, 32,87,263 होगा। 263 वर्ग किमी। ये भारत का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। यानी भारत का टोटल विस्तार कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत है फैला हुआ है। अब अपन बात करें भारत की कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी अपन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि सब अभी तक अपने क्या है 2021 की जो जनगणना है वो अभी तक अपने आंकड़े आए नहीं है, तो उसके अनुसार हो गया
2 करोड़ लिख सकते हैं, 102 करोड़। 102 करोड़ हमारी क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, अब अपन बात करें भारत की कुल जनसंख्या के बाद में, तो भारत की कुल जनसंख्या, अब अपन बात करते हैं विषुवत रेखा की, कर्क रेखा की और मकर रेखा की। तो यानी उसके बारे में मैं आपको, जो अपना विश्व का भूगोल होगा उसके अंदर जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब बात करेंगे अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें भारत का अक्षांशीय अंतर। तो भारत का अक्षांशीय अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा 29 डिग्री और 2 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय अंतर कितना हो जाएगा, 29 डिग्री 2 मिनट। अब आपको पूछ ले, यानी ये तो भारत की अक्षांशीय विस्तार ज्यादातर यही पूछा जाता है। अगर आपको ये पूछ ले, ये ऑप्शन में नहीं हो, तो उसकी जगह आपको पूछ ले कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आपको वो लक्षद्वीप, वो अंडमान निकोबार वाला बताना है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार यानी ये क्या है, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का पूछिए आपको, यानी ये ऑप्शन में नहीं हो तब आपको ये करना है, दोनों ऑप्शन में हो तो आपको ये करना है, क्योंकि एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में ये माना गया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको अगर ये ऑप्शन में हो तब तो यही करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको करना पड़ेगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये अपना क्या है, संपूर्ण भारत का हो गया अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद में अपन बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार की अपन बात करें तो यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये भारत का क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। अब अपन बात करते हैं भारत का देशांतरीय अंतर। अंतर की बात करें तो हो जाएगा 29 डिग्री और 18 मिनट। ये क्या हो गया, अंतर हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं
भारत का उत्तरतम बिंदु, तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यानी इंदिरा पोल। यहीं पर अपन बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, या इसको बोलते हैं पार्सन्स पॉइंट, या इसको बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करें भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे आपको, तो यह कौन सा होगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्या कौन सी, कुमारी। ठीक है, तो कन्याकुमारी का भी एक और नाम है, वो मैंने आपको बताया था, यानी पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है ना। सॉरी, पिग्मेलियन नहीं है, पिग्मेलियन तो अपन ने बोला था इंदिरा पॉइंट को। कन्याकुमारी का मैंने बोला था आपको केप केमेरिन, केप केमेरिन। ठीक है, तो पिग्मेलियन तो आपने मैंने बताया था इंदिरा पॉइंट है, उसका नाम है पिग्मेलियन, लेकिन कन्याकुमारी का क्या नाम है, केप केमेरिन है। ठीक है ना, ये याद रखना होगा आपको। उसके बाद में अपन बात करें भारत का पश्चिमतम बिंदु। तो भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो इसकी बात करें तो ये है भारत का पश्चिमतम बिंदु है गोहर माता। और कहां पड़ता है ये, सरक्रिक सरक्रिक गुजरात। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें भारत का पूर्वतम बिंदु, तो इसका नाम है वालांगू। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, केवीएतू में है, और कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से हमारे चारों जो बिंदु हैं वो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत की कुल लंबाई। भारत की कुल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की कुल चौड़ाई की अपन बात करें तो भारत की कुल चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन बात करें भारत से
कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनके नाम, जैसे सूत्र की अपन बात करें, सूत्र, तो सूत्र में हो जाएगा राम झा के छ अंगु मीटर। अब अपन बात करते हैं, रा से हो गया राजस्थान, इसके बाद में मै से हो गया मध्य प्रदेश, इसके बाद में झा से हो गया झारखंड, छ से हो गया छत्तीसगढ़, पै से हो गया पश्चिमी बंगाल, गैस गू से हो गया गुजरात, और मी से हो गया मिजोरम, और त्रै से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। तो आज का क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और जिसी में भारत की स्थिति एवं विस्तार जो हम कल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।